से हम स्टार्ट करें। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं ज़रियाब आरिफ। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा, सुबह का आगाज बड़े अच्छे तरीके से हुआ होगा और कोशिश ये करेंगे कि आपका ये जो पूरा दिन है उसको खुशगवार बनाने में जो मेरी और शुएब की एफर्ट्स हैं वो कामयाब हो सके। और इसको कामयाब बनाने में सिर्फ हम दो आपके साथ शामिल नहीं हैं, बल्कि हमारे टीम मेंबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। कार्टूनिस्ट मजहर शहजाद साहब जो कि हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और आपको पता है कि डेली बेसिस पर वो आपके लिए कुछ ना कुछ नया बना रहे होते हैं, एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है आप तक, तो वो भी आज के प्रोग्राम में हमारा हिस्सा बनेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि हमने आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करने हैं। गुज़िश्ता रोज हमने बात की थी आप लोगों के साथ कि हम लोग मुहर्रम उल हराम के हवाले से इस महीने की हुर्मत के हवाले से डेली बेसिस पर आपके लिए कुछ ना कुछ रहनुमाई लेकर आएंगे, कोई ना कोई ऐसा वाक़या लेकर आएंगे कि जिसके बारे में हम आपको बता सके कि जो हक व बातिल की जंग का महीना है ये हमारे लिए ना सिर्फ कितना मुकद्दस है बल्कि कितना अहमियत का हामिल भी है। तो 2 मुहर्रम है आज, इसकी मुनासबत से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कि जिनका काफिला करबला में आज दाखिल हुआ। यानी 2 मुहर्रम उल हराम क्या हुआ था, माजी की उस याद में आपको लेकर जाते हैं। क्या कुछ सीख सकते हैं उस सोच से, क्या कुछ सीख सकते हैं उनके एक्शन से, वो सब सीखने की ज़रूरत है। 2 मुहर्रम उल हराम आप करबला में तशरीफ़ आवर होते हैं। कुछ देर को तवक्कुफ़ के बाद अपने असहाब और अहले बैत के सामने आपने खुतबा इरशाद फरमाया। उस खुतबे से मुतालिक बताएं कि कहा गया कि मामलात ने हमारे साथ जो सूरत इख्तियार कर ली है वो आपके सामने है। यकीनन दुनिया ने रंग बदल लिया है और ये शक्ल बहुत बुरी शक्ल बन चुकी है। उसकी भलाइयों ने मुंह फेर लिया है और नेकियां ख़त्म हो गई हैं और अब इसमें इतनी ही अच्छाइयाँ बाकी रह गई जितना किसी बर्तन की तह में बच जाने वाला पानी होता है। ज़रा इस पर गौर कीजिए कि कितनी नेकियां बाकी हैं जितना किसी बर्तन में बच जाने वाला पानी होता है। अब जिंदगी ऐसी ही जिल्लत आमेज और पस्त हो गई है जैसा कोई संगलाख और चटियल मैदान होता है। आप देख रहे हैं कि हक पर अमल नहीं हो रहा और कोई बातिल से रोकने वाला नहीं है। इन हालात में मर्द मोमिन को चाहिए कि वो खुदा से मिलने की आरजू करे। मैं जांबाजी और शुजात की मौत को एक सादत समझता हूँ और जालिमों के साथ जिंदगी गुजारना मेरे नज़दीक जिल्लत और हकारत है। लोग दुनिया के गुलाम हैं और दीन सिर्फ उनकी ज़बान पर रहता है। ये बस उस वक्त तक दीन के हामी हैं जब तक उनकी ज़िंदगी आराम और आसाइश से गुजरती है और जब इम्तिहान में डाले जाएं तो दीनदार बहुत कम रह जाते हैं। ये खुतबा दिया गया। इस खुतबे से क्या सीख सकते हैं हम कि जब भी बात हो रही हो हक और बातिल की, जब भी बात हो रही हो नेकी और बदी की, जब भी बात हो रही हो सही और गलत की, तो हालात जितने भी मुश्किल हों, जितने भी कठिन हों, जो भी डर हो, जो भी खौफ हो, साथ हक का दिया जाता है और बातिल से लड़ा जाता है। और इस लड़ाई से मुताल्लिक, क्योंकि ज़ाहिर है इस जंग ने यह साबित कर दिया था कि हक के साथ खड़े होंगे तो फिर ही आपका दीन आगे बढ़ेगा, फिर ही ये दीन बाकी रहेगा, फिर ही उम्मत आगे बढ़ती है। रोज़ाना यानी आज 2 मुहर्रम, आज का दिन जो मैंने आपको बताया कि उस दिन खुतबा दिया गया, लेकिन आगे आने वाले दिनों में यानी 3 मुहर्रम, उसके बाद आशूर के दिन हम आपको बताएंगे कि किस किस तरह ये वाक़यात रूनुमा हुए। बिल्कुल ऐसे शुएब, जब आप बात कर रहे थे ये खुतबे के हवाले से आप बयान कर रहे थे, हमने जिक्र किया यहाँ पर हक व बातिल की जंग का। तो हक व बातिल की जो जंग है उसका हमारे से चोली दामन का साथ है, क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मामलात में, चाहे वो हमारे जातियाती बुनियादों पर हो या फिर हमारे कारोबारी मामलात की, सच और झूठ की लड़ाई में हमें फर्क करना होता है। हमें सीखना होता है कि किस तरह से जो सच है वो झूठ पर गालिब आ सकता है और हम मुआशरे में रहनुमाई कर सकते हैं। कुछ इसी तरह की मिसाल को जोड़कर हम आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को, और कुछ इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए जो कि पहली बार किसी भी मॉर्निंग शो के सेट से पाकिस्तान की आवाम देख सकेगी। तो ये एक्सक्लूसिव मनाजिर होंगे पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि किस तरह से आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जनरल इलेक्शन 2023
में वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो ये जो हक व बातिल की जंग है ना, इसका कंपैरिजन मैं इसलिए भी बता रही हूं कि अक्सर हमारे यहाँ ये धांधली का शोर मचाया जाता है कि इलेक्शन की शफाफियत पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि अच्छा बैलेट बॉक्सेस तो थे वो उठा लिए गए, ले गए, पता नहीं कब आए, हमारा जो सिस्टम था वो डाउन हो गया, ये वाले प्रॉब्लम्स हो गए, अपनी मर्जी से ठप्पे लगवाए गए। तो मुझे लगता है इस ठप्पा सिस्टम को ना खत्म हो जाना चाहिए। यानी कहना पड़ेगा अब धांधली नहीं होगी, अब धांधली नहीं चलेगी, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहले दिन से इस पर बात की, ना सिर्फ बात की बल्कि उस पर कोशिश की गई। और जितनी भी कंसल्टेशन थी उसके बाद जो चीजें सामने आई, जो मॉडल्स इस वक्त दुनिया में हैं, उस पर ज़ाहिर है डिलिब्रेशंस हुई। और जब मैं बात करता हूं उन मॉडल्स की, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मॉडल्स की, कौन सा मॉडल है जो पाकिस्तान के हालात में हमें नजर आएगा, साजगार साबित हो सकता है? इस पे इमरान खान साहब ने एक बात की थी ज़रियाब, उन्होंने कहा था कि वक्त आ गया है कि हम इंतखाबात तो लड़ें, लेकिन ये खौफ ना हो कि मैं धांधली से इलेक्शन हार जाऊंगा। और इसी बात को सच साबित करने के लिए साबिक विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मौजूदा विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात जनाब फवाद हुसैन चौधरी साहब ने अनथक कोशिशें की, इंतहाई मेहनत की, क्योंकि हमने कभी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक वजीर को इस तरह से काम करते हुए नहीं देखा था। उन्हें वैसे भी इन्वेंशन के हवाले से बड़ा कहा जाता है, जिसके बाद मीम्स बनना शुरू हो गई थी, क्योंकि चौधरी साहब ने बड़ी एंजॉय भी की थी। ज़रियाब, फवाद चौधरी साहब ने जब वो मनसब संभाला था, उससे पहले आई एम श्योर बहुत से पाकिस्तानियों को शायद मालूम भी नहीं था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत भी होती है और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस भी होती है। एंड स्पेशली इन कोविड टाइम्स हमने ये देखा कि जिस तरीके से वो किट्स की बात हो, वेंटिलेटर्स की बात हो, वो इक्विप्ड करने की बात हो हमारे हेल्थ सिस्टम को, तो फवाद चौधरी साहब वाज वेरी एक्टिव इन दैट। अब चूंकि आपने कहा ज़ाहिर है वो वज़ीर इत्तलात हैं, तो ज़ाहिर है उनसे भी हम जब बात करते हैं कि वो जो हम कह रहे हैं कि अब चूंकि वो वज़ीर इत्तलात है, लेकिन जरा एक झलक देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर होते हुए उन्होंने इस इन्वेंशन में अपना क्या किरदार अदा किया था। तो एक छोटा सा क्लिप है, एक छोटी सी काविश है जो कि यकीनी तौर पर आगे चल के एक बहुत बड़ी साबित होगी। तो जरा देखिए आप लोग पहले। हम आपको दिखाएंगे जिसमें फवाद चौधरी साहब बुनियादी तौर पे एक मशीन को एलेबोरेट कर रहे हैं कि वो कैसे मशीन काम करती है। जरा दिखाते हैं आपको। ये बेसिकली ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें हमने ये मशीन तैयार की है इलेक्ट्रिक वोटिंग के लिए। इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जो है वो ये है जिसके ऊपर सारे इंतखाबी निशान जो हैं वो आते हैं, और दूसरा ये हिस्सा जो है ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास है। जब एक दफ़ा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वोटर अंदर चला जाता है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर फिर इस मशीन को अलाउ कर देता है, आप किसी भी निशान के ऊपर आप जो है वो क्लिक कर सकते हैं। ज़रा ऑन करिए, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ऑन कर दी। अब लेट से मैं जो है वो बैट के ऊपर अपना जो है वो मोहर लगा रहा हूँ, बैट के ऊपर मोहर लगा के ये मैं ओके कर दूँगा और ये मेरी वोट जो है इलेक्ट्रिक वोट भी कास्ट हो गई है, और उसके साथ ही ये हमारा इस तरफ जो है वो पेपर बैलेट भी जो है वो प्रिंट होके बाहर आ जाएगा। यानी इसकी इलेक्ट्रिक भी होगा और पेपर बैलेट के ऊपर भी होगा। ये मशीन जो है अब हम इसके साथ नादरा के साथ, नस्ट के साथ, कॉमसेट्स के साथ जो है ये हम शेयर करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल आखिरी मराहल में है इसकी। ये बड़ा ज़बरदस्त काम जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया है, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी जो वोटिंग है उसको हम इलेक्ट्रिक मशीन्स के ऊपर लेके जाएं, ताकि इसमें जो हमने देखा डस्का में जो कुछ हुआ, बाकी जगहों पे जो कुछ हुआ, ये ना हो और एक इलेक्शन अमन से भी हो सके और धांधली का जो खतरा है वो भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सके। वज़ीर आज़म साहब का ये बहुत एम्फेसिस है, प्राइम मिनिस्टर साहब का। जी, तो ये वीडियो आपने देखी। कल तक तो ये जो मशीन थी वो हमारे साबिक वफाकी वजीर साहब के पास होती थी, आज हमारे पास स्टूडियो में है, और हम दिखाना चाहेंगे आपको कि ये एक ऐसा कौन सा सिस्टम है जिससे हम पाकिस्तान में होने वाले जनरल इलेक्शंस को बड़ा साजगार बना सकते हैं, बड़ा मौसर, बड़ा शफाफ बना सकते हैं, कि जिसकी शफाफियत पर ना सिर्फ अपोजिशन ऑब्जेक्शन करती है, लेकिन जब इस्लाहात की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। वो इस्लाहात के हवाले से जो परफॉर्मा दिया गया, कहा गया शहबाज शरीफ साहब को
भी कि आप आए बैठे इस पर बात करते हैं, लेकिन वो लेटर पढ़े बगैर, उसका जवाब दिए बगैर, बहरहाल एक ऐसी गुफ्तगू हो जाती है, मैं इस पर पढ़ना नहीं चाहती शुएब। तो मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना एक छोटी सी लाइन होती है, था जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार। तो प्लीज कैमरामैन साहब जरा पैन कीजिए, हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान मौजूद हैं जो कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के एक्सपर्ट हैं। मुदस्सिर शाद साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और तारिक मलिक साहब आज के प्रोग्राम में हमारा हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़रिया शोएब। थैंक यू जी। एक मशीन जिसका ज़रिया आपने जिक्र किया, हमने दिखाई स्क्रीन पे, जो फवाद चौधरी साहब ऑपरेट करते हैं, ये एक डिफरेंट मशीन है बिकॉज दुनिया भर में बहुत से मुल्कों में ये बहुत सी मशीन्स हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं। आज जो मशीन हमारे पास है हम उसकी बात करेंगे। तारिक साहब, स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन विद यू, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या क्या मॉडल्स हैं, किन किन ममालिक में, और कैसे काम होता है इसका? थैंक यू वेरी मच शोएब। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट आता है वो बेस ये बनती है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इलेक्शन प्रोसेस के अंदर मदद कर सकें। ठीक है, इलेक्शन प्रोसेसेस जो हमारे हैं वो पुराने हैं, दे आर वेरी गुड। राइट। उसके अंदर अगर आप बैठ के देखें तो कोई खामी नहीं मिलेगी आपको, मगर उसके बावजूद आपने जैसे बोला कि उसके अंदर बेईमानी होती है, इलेक्शन रिगिंग की सब कंप्लेन कर रहे हैं, और आज तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ जिसमें कंप्लेन ना हो। ठीक है, हम सब चाहेंगे नाजरीन को देखकर, कैमरे में देखकर आप अगर ये सारा एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा मुनासिब। जो इशू जो आ जाती है वो ये है कि जब आपने हेल्प करनी है इलेक्शन प्रोसेस के अंदर तो वो कल्यूजन होती है, सॉरी हेल्प नहीं, जो रिगिंग होती है वो कल्यूजन के थ्रू होती है, जिसके अंदर गठजोड़ होता है। गठजोड़ के अंदर हो सकता है कि जो पोलिंग स्टेशन के अंदर अफराद हैं या उससे बाहर अफराद हैं वो मिल के कोई ऐसी चीज़ करें जिसकी वजह से रिगिंग पॉसिबल हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कॉन्सेप्ट आता है उसमें यह है कि आपने प्रोसेस वही रखना है, मगर आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस तरह करना है कि उसके अंदर अगर 2 अफराद मिलके कल्यूजन करना चाहें, 2 या 2 से ज़्यादा अफराद मिलके गठजोड़ करना चाहें, वो पॉसिबल ना। दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो प्रोसेस वही हो, चीज़ें वही हो, मगर जब वो बेईमानी करना चाहें या उसके अंदर कोई चीज़ करना चाहें जिसकी वजह से इलेक्शंस रिग हो सकते हैं, उसको रोकना, ये मकसद है। बिल्कुल ठीक कॉन्सेप्ट। और आई थिंक ये इन्होंने आपकी गुफ्तगू के साथ ही फ़ायदा उठाया कि इस मशीन को स्टार्ट कर दी है। ऐसा ही है, टाइम लगता है इसमें? अच्छा, उसकी वजह क्या है शोएब? थैंक यू। उसकी वजह ये है कि जब एक नॉर्मल इलेक्शन का प्रोसेस होता है हमारे यहाँ, हमने उसी को फॉलो करना है। नॉर्मल इलेक्शन प्रोसेस के अंदर पोलिंग एजेंट्स होते हैं, पोलिंग ऑफिसर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर, ये सारे अफराद एक जगह पे बैठते हैं, एक फॉर्म लेते हैं, उसको भरते हैं, जिसके अंदर कि मेरा नाम, मैं तारिक मलिक हूँ, आप शोएब साहब हैं, मुदस्सिर साहब हैं, हम पोलिंग एजेंट्स हैं, इस पार्टी से हैं, और हम साइन करते हैं कि ये इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं और ये डब्बा खाली है। अच्छा। इसके अंदर भी आपने ये इंश्योर करना कि है ये डब्बा खाली है। डब्बा खाली है। इस डब्बे में किसी ने कोई ठप्पा नहीं लगाया हुआ। इस डब्बे में आपने, मतलब ये बायोमेट्रिक सिस्टम के थ्रू चलेगी ये या किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ होगी सर? 2 डिफरेंट चीजें जी। सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा है, थैंक यू। ये बहुत, जितने आप सवाल पूछ रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन चाहिए होती है वोटर को वेरीफाई करने के लिए। कभी भी बायोमेट्रिक मशीन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ कनेक्ट नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप वोट दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिकली वो रिकॉर्ड हो जाता है कि शोएब का ये इस वक्त वोट देने जा रहे हैं, और मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं कि शोएब ने किसको वोट दिया, तो बाद में आप समझ रहे हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि दोनों को अलग-अलग होना चाहिए। अच्छा। दोनों लिंक्ड नहीं हो। तो अगर आप वेरीफाई कर रहे हैं वो सेपरेट डिवाइस है। वोटिंग प्रोसेस के अंदर कोई लिंकेज नहीं होना चाहिए कि पता चल सके किसने क्या वोट डाला। वोट कास्ट किया है। करेक्ट। ठीक है। अब क्या ये बिग सस्पेंस रह जाएगा, आप बता के आएंगे मैं फलाने को कास्ट करके आई हूं, तो मैं कहूंगी अच्छा चलें ठीक है। तो इस सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है कि पता चले, मगर दूसरी तरफ कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। अच्छा। ओके। दूसरी, अगर आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करवानी है उसके लिए भी कोई नेटवर्क कनेक्शन नहीं। ठीक है। और उसके लिए भी अगर आप चाहते हैं कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी तो लोकल होगी। और हमारे पास जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया कुछ हमारे एक्सपर्ट्स ने, तो उन्होंने कहा कि उसके बावजूद रिगिंग हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि मैं एक ही शख्स को 2 या 3 दफ़ा कार्ड दे दूं। जी। तो इस सिस्टम के अंदर हमारे सिस्टम इस तरह बनाया है
کہ اس کے اندر کچھ کوڈز ہوتے ہیں جو کہ ووٹر کو ڈیفائن نہیں کرتے, الیکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں. اوکے. اور اس کے اندر ہم ایک اور چیز کرتے ہیں کہ بورڈنگ پاس جب وہ اس مشین سے اس کو وہ دیتا ہے, ایشو کرتا ہے, اس شخص کے لیے دوبارہ وہ بورڈنگ پاس نکل ہی نہیں سکتا. اچھا, اب اس شناختی کارڈ کیا لیں آپ, ٹھیک ہے. شناختی کارڈ نمبر پہ ہم چلتے ہیں نا, وہ شخص نہیں کہتا شناختی کارڈ, تو اس شناختی کارڈ کے اوپر اگر نکل ہی نہیں سکتا تو آپ اس شناختی کارڈ کو 2 پیپر بھی نہیں دے سکتے, تیسرا بھی نہیں دے سکتے, کسی صورت کے اندر وہ دوبارہ ووٹ نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے. مدثر صاحب کیا یہ مشین, سوری, یہ کیا ریڈی ہو گئی ہے؟ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. بیسیکلی اس میں کہ مشین کے اٹس سارٹ آف کی کارڈ یا ایڈمنسٹریشن کارڈ جس کے تھرو پری اوپننگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اچھا, جس میں آن سائٹ جو موجود ہیں پریزائڈنگ آفیسرز, سیکریٹریز اینڈ ریپس وغیرہ, تو وہ اس کو اوپن کرتے ہیں, دین اپنی ڈیٹیلز انٹر کرتے ہیں, جس کے بعد جو ہے یہ اس کے اوپر پرنٹ ہو جاتا ہے اور اس کو وہ فزیکل بھی سائن آف کرتے یہ ہیں. دکھانا ضروری ہے. یہ بالکل یہ بہت ضروری جی. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے الیکشن کی معلومات, قومی اسمبلی کے انتخابات, اور اس میں کل امیدوار بھی لکھے ہوئے ہیں, صوبائی اسمبلی کے انتخابات, سرکلرشپ, کل امیدوار. اچھا, ساری ڈیٹیلز آ رہی ہیں, جیسے کہ فار انسٹنس NA55 اٹک 2 اور PP1 اٹک 2, یعنی یہ ہو گیا صوبائی اسمبلی کا حلقہ. پولنگ اسٹیشن کا مقام کیا ہے, علاقہ کون سا ہے, رقبہ کتنا ہے, ضلع کون سا ہے, ووٹ سائٹ کیا ہے, پولنگ اسٹیشن نمبر کیا ہے, کوارڈینیٹ GPS کیا ہے, سنتھیٹک ووٹ کے نتائج, فہرست میں کل زیرو آنا چاہیے. زیرو آنا چاہیے. اوکے, ٹھیک ہے. اوکے, پولنگ اسٹیشن ممبر کے دستخط, تمام کے وہ قومی شناختی کارڈ نمبر اور ان کے آئی تھنک سائن یہاں پر ہو جائیں گے. سائن ہوں گے ہر پیپر پر, سائن ہوں گے. اوپننگ یہ اوپننگ ہے جو ہے نا, یہ صرف ایک جگہ جا کے آپریٹ ہو سکتی ہے جدھر کے لیے الیکشن کمیشن ڈیفائن کرے گا. اچھا, جس حلقے کے لیے سے اپوائنٹ کیا جائے گا یہ بس وہیں پر پرفارم کر سکے. جس پولنگ اسٹیشن پر مطلب یہ ہوگا. وہ والا سی نہیں ہوگا شعیب کہ آپ نے ووٹوں کا وہ جو تھدات ہوتا تھا گلدستہ, وہ آپ نے اٹھایا, آپ نے گاڑی میں ڈالا, ڈبہ پیک کیا اور آپ نکل گئے. مطلب اگر آپ نے غلطی سے یہ کوشش کر بھی لی کہ بھائی میں یہ اٹھاتا ہوں مشین اور لے کے چلے جاتا ہوں کہیں پہ, تو اس سے یہ ہوگا پاسبل کہ یہ مشین تو وہاں پر کام ہی نہیں کرے گی. ایگزیکٹلی. چلیں جی, یہ تو GPS کوارڈینیٹس ہیں, GPS کوارڈینیٹس تک اس میں کہ کس پولنگ اسٹیشن پہ, یہ نہیں ہوگا کہ کہیں اور لے جا کے مشین آپریٹ کی اور ووٹ کاسٹ ہو گئی. ایگزیکٹلی آن دیٹ اسپاٹ, یعنی اس پولنگ اسٹیشن پہ جس کے GPS کوارڈینیٹ مینشن ہوں گے. سر یہ تو نکل آیا, واٹس نیکسٹ؟ اب اس کے بعد یہ کہ جب پری اوپننگ کا پروسیس ہو جائے گا کمپلیٹ, تو دین وی ول اسٹارٹ دا ووٹنگ پروسیس. ٹھیک ہے. فار انسٹنس میں آپ کے پاس آیا ایز اے ووٹر, تو مجھے یہ کارڈ ملے گا؟ جی بالکل, یہ آپ کو کارڈ ملے گا. اس کے اوپر جو ہے آپ کے یہاں پر ڈیٹیلز ہیں وہ فل ان ہوں گی, آپ کا ووٹ ویریفائی ہوگا تھرو کیا یہ پروسیس ابھی ہم کر کے دیکھ سکتے ہیں؟ جی جی میں اگر یہ پروسیس کرنا چاہوں. جی پلیز ذرا. جی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ ڈیٹیلز یہ الیکٹرانکلی بھی داخل ہو سکتی ہیں, جیسے ہم نے کہا. وہ یہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے مینولی بھرنی ہے, مینولی بھی بھری جا سکتی ہے. دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے. دونوں ادھر جیسے انگوٹھے کا نشان لگتا تھا, اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم انگوٹھے کے نشان, مطلب کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ انگوٹھی کا نشان لگا وہ کر بھی یہ سب کام کچھ کر ہو سکتا ہے. سکتا ہے. اور اس کے اندر یہ جو کوڈز لگے ہوئے ہیں, یہ کارڈ صرف اس مشین میں چل سکتا ہے, یہ ساتھ والی مشین میں بھی نہیں چل سکتا. اسی پولنگ مطلب یہ جو یہاں پہ دکھایا گیا ہے یہ اسکیننگ کوڈ ہے, یہ QR کوڈ بھی اکثر ہمارے پاس واٹس ایپ پر مگر وہ لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں انفارمیشن رکھی ہوئی ہے, یہ وہ نہیں ہے. اصل چلیں انہوں نے ایک اور چیز بھی بتا دی ہے کہ QR کوڈ جو ہے یہ جو دکھایا جا رہا ہے یہاں پہ, یہ صرف ایک اس مخصوص علاقے کے لیے, اس جگہ کے لیے کہ جہاں پر آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں, لیکن چوری کر کے آپ کہیں اور لے جا کے استعمال نہیں کر سکتے. نارملی ہوتا ہے نا کہ بیلٹ پیپرز لیے کہیں اور اٹھا کے لے گئے, دیٹس اٹ. اس میں کوئی, کیونکہ دیکھیں نا, اگر آپ یہاں پہ اس میں کوئی وہ لنکیج نہیں ہے, اس پورشن میں اسکین کوڈ نہیں ہے, ہاں جی, یعنی کہ اس کو میں لنک نہیں کر سکتا. اوکے, زبردست. مطلب یہ کہ یہ دیکھیں, یہ جو ہے یہ ایک پورا یہاں سے ایک کارڈ نکلے گا, کیونکہ یہ اس طرح سے علیحدہ بھی ہو جاتا ہے, یہ اس کنڈیشن, یہ تو یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. نہیں اور نہیں میں پھاڑ رہی ہوں, لیکن وہ ایک ایگزامپل کوڈ کی ہے کہ آپ صرف اس QR کوڈ کو یوز کر سکتے ہیں, لیکن یہ آپ کے پاس ایسے کارڈ کی صورت میں ہے, لیکن یہ کسی اور علاقے میں, کسی اور مشین میں, کسی اور جگہ پر استعمال نہیں ہوگا. تو ذرا ہم پروسیجر کی طرف بڑھتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا, ہوگا یہ کہ یہ لے کے انہوں نے رکھ لیا, ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ چاہے آٹومیٹکلی کروایا, بایو میٹرک یا شناختی کارڈ, یا مینول کیا, ہم نے یہ دونوں چیزیں, مطلب کیونکہ الیکشن کمیشن کا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ ہم نے ملک میں الیکشن کس طرح کروانے ہیں کرنٹ حالات کے لحاظ سے. ٹیکنالوجی کو فلیکسیبل ہونا چاہیے. بالکل صحیح. ٹیکنالوجی کا کام یہ ہے کہ پروسیس وہی ہو, ٹھیک ہے, ہر چیز جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے. اب
मुदस्सिर साहब ये इसी से करना है। सर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें सर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और हम वोट कास्ट करें, छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आएंगे फिर आपको दिखाएंगे कि ये प्रोसेस आगे किस तरह चलेगा। अभी कुछ वक्त लगा है लेकिन अब सिर्फ बात सेकंड्स की है, सेकंड्स में वोट कास्ट होगा। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। ब्रेक और ब्रेक में लगता है कि जरिए आपने मुझे वोट देंगे कि मैं इलेक्शंस में खड़ा। वैसे आप मेरे को-होस्ट है तो बनता भी आपको, क्योंकि इतनी अच्छी केमिस्ट्री है। ये आज के टाइम का तीसरा रोज है लेकिन कोई कह ही नहीं सकता कि श्वेत के साथ मैं या श्वेत मेरे साथ पहली दफा काम करे। तो हम चलते हैं अपने वोटिंग सिस्टम की तरफ कि ये किस तरह से काम करेगा। जी बिल्कुल, तो ये बैलेट कार्ड है, बेसिकली इस पे कलर कोडेड प्रिंटेड है। दिस इज फॉर नेशनल असेंबली इलेक्शन एंड प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन। जिसकी बैक साइड पे अगर आप देखें तो जस्ट क्यूआर कोड ऑफ द मशीन, इसके अलावा और कोई डाटा नहीं है। तो अब आप ये वोट कास्ट करेंगे, आप इसमें इंसर्ट करें। और मैंने आप जो डाल रही हैं यहाँ से कहीं पीछे से कोई निकाल तो नहीं लेगा आगे? कास्ट करते हुए मुझे मैं बता नहीं सकती। देखो 2 नंबर ही तो नहीं होगी। अच्छा, तो ये इस डायरेक्शन और मैं पीछे बैठा हुआ हूँ। नहीं नहीं पीछे कुछ नहीं है, मैं इसीलिए खड़ा हुआ हूँ पीछे। ओके, नाइस। क्यूआर कोड पढ़ा जा रहा है, बराए मेहरबानी इंतजार करें। ठीक है रिजर, आपने अब ये यहाँ पे अब आपके पास किया एक इसको। कैंडिडेट की लिस्ट आ गई, ठीक है। इट्स फॉर नेशनल असेंबली। तो आप इसमें से अपनी जो ऑप्शन है ठीक है जरिए, आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा इस तरफ आइए। अब मैं बाकी सीखने की कोशिश करता हूँ। ये हमने कार्ड इंसर्ट कर दिया और उसके बाद हमारे पास सामने क्या क्या ऑप्शंस आ रही हैं हम देख लेते हैं। ओके, फर्जी कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इसमें आपने सिलेक्ट करना है अपने जो जी लकी नंबर 7। नहीं आपका चेहरा नहीं आ रहा। चलें जी, बहुत मुश्किल से नाम आया है। वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई कर लिया, आपके पास ऑन स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है, पिक्चर भी और इमेज। ठीक है, यानी एक हो गया। एक हो गया। अच्छा, ये नॉर्मली फ्यू सेकंड्स का काम है बिल्कुल। मगर जो बाकी सिस्टम्स इस वक्त देखे जा रहे हैं ना, उसमें अगर आपने गलती से गलत बटन दबा दिया, स्पेशली हमारी देही आबादी के अंदर, उसके पास वापस जाने का चांस नहीं। ओके, इसमें वापस जाने का चांस अच्छा, कहाँ से वापस जा सकते हैं? नहीं, अब आपने अब नहीं जा सकते। अब आपने वोट अच्छा, वो कास्ट मैंने नेशनल असेंबली के लिए कास्ट कर जी, दिया, जी। अब मैं अब सूबाई आप असेंबली के लिए provincial कास्ट कर रहा assembly के लिए हूँ। तो करेंगे। जनाब हम कर लेते हैं, ओके, ये हमने अब इसको ओके करेंगे। ओके कर दिया। ठीक है, अब ये आपको ऑन स्क्रीन जो है इमेज भी बता रहा है कैंडिडेट का, एंड ठीक प्लस है। आपका पार्टी सिंबल और डिटेल्स। और आपका जो है अगर आप इस पर देखें तो आपकी जो वोट है वो प्रिंट भी हो गए। यानी वोट मेरा Same। कास्ट हो चुका है और अब जी। इसी को मुझे एक बैलेट बॉक्स में भी डालना जी, है। वो इलेक्ट्रॉनिक आपका कास्ट हो गया और इसी को आप जो है वो इसी ballot तरह box से में डाल इकट्ठा, देंगे। बिल्कुल, एक ही। और आपका वोट जिसके ऊपर भी प्रिंटेड है। ग्रेट ग्रेट। तो जी ये बड़े आसानी से, बड़ी सहूलत से, इट्स मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स के वोट कास्ट हो गया है। सर अब मेरा ख्याल हम आके बैठ जाते हैं। ये वो हमने मशीन तो ऑलमोस्ट देख ली है। आप लोग और भी डालना चाहें तो प्लेजर के साथ। नहीं सर, आप लोग आ जाइए प्लीज उस तरफ। ठीक है जी, तो ये अब सर मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये जो एग्जैक्टली ये वाली मशीन है, ये इस वक्त किस मुल्क में इस्तेमाल हो रही है? ये एक्चुअली मेनली तो कोरिया से। कोरिया में अच्छा, और उसके अलावा ये यूरोप, रशिया, ठीक है, इराक, अफ्रीका, अच्छा, ये इंतहाई मुख्तलिफ डिफ़िकल्ट ट्रेन्स में इस्तेमाल हुई हुई ठीक है। पाकिस्तान से मुश्किल हालात में इस्तेमाल हुई अच्छा, हुई यानी है। फिर तो मैं ये सवाल ही नहीं करता कि पाकिस्तान में कैसे इस्तेमाल होगी। ये तो इस्तेमाल हो सकती है, हर जगह पर हो सकती है। वो चाहे बलूचिस्तान का कोई इलाका हो, वो चाहे कोई दूर दराज इलाका हो, वो चाहे फिर गवादर हो, वो चाहे फिर गिलगित हो। आप ठीक ने? कैपेसिटी जानना चाहेंगे सर कि 1 मिनट में कितने वोट आप इससे कास्ट कर सकते हैं? आप लेस देन 10 सेकंड के अंदर एक वोट कास्ट कर आराम से सकते कास्ट हैं, आराम से। बल्कि एक्चुअली आपने देखा है, क्योंकि उसमें मैं ये भी कर रहा हूँ ना कि आपने जाके उसको डब्बे में डालना भी है, बिल्कुल ऐसे। वो टाइम मिलाते हुए।
कॉस्ट क्या है सर? कॉस्ट अगेन हमने इसके ऊपर हम ये देख रहे थे कि इसको हम पाकिस्तान के अंदर इंडिजिनसली इधर ही बनाए। ठीक है सर, आई एम सॉरी, एक छोटी सी ब्रेक नाज़रीन हम और लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, स्टे विद अस। कल और आज वही मोतबर अंदाज, मगर जदीद तकाजों के साथ नए चैलेंजेस। अमन हो या नामुसाइद हालात, हम रखेंगे आपको बाखबर लम्हा ब लम्हा कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के साथ। शामिल होंगी बुलेटिन्स में इकोनॉमिक अपडेट्स और खेल के सनसनीखेज मुकाबलों की रिपोर्ट्स, काबीना के अहम फैसले, पार्लियामेंट की कार्रवाई और आपके हलकों के अवामी नुमाइंदों से जुड़ी सरगर्मियों का अहवाल। आप रहेंगे आगाह तालीम और सेहत से मुतालिक जदीद रिसर्च और खबरों से। हम करेंगे जराइम के पीछे छुपे चेहरों को भी बेनिकाब। पीटीवी का मिशन सच जिम्मेदारी के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, जरिए आपको छोटी सी ब्रेक हमने अभी दी है और इसके साथ साथ जब हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुताल्लिक कि क्या 2023 के इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होंगी, क्या पाकिस्तान में इस्तेमाल होना इतना आसान होगा, इस सब पर बात करने के लिए मुदस्सिर शाद साहब और तारिक मलिक साहब साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, यूँ तो आपने ज़रा ये जवाब दिया कि मुश्किल से मुश्किल टेरेन्स में भी ये मशीन इस्तेमाल हुई है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि कौन कौन सा मॉडल ऐसा है जिसमें फ्लॉज हैं, कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें फ्लॉ नहीं है, या इसके बारे में हम कह सकते हैं इट्स अ फ्लॉलेस मॉडल? अल्हम्दुलिल्लाह, एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी बिलीव। और उसकी वजूहत भी बता देता हूँ। पहले तो यूँ है कि ना, आपने पहला जो सवाल पूछा, दुनिया के जैसे अमेरिका में इलेक्शंस हुए, हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर इलेक्शंस हुए, उनमें सारों में जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की टाइप कुछ इस्तेमाल हुई, उनके ऊपर क्वेश्चंस उठे। ठीक है। स्पेशली नाम लेते हुए जो इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का उन्होंने एक डिज़ाइन बनाया, अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में भी इस वक्त किसी जगहों पे चल रहा है। अच्छा। उसके अंदर फ्लॉ ये होता है, हमारा इलेक्शन का पर्पज़ क्या है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पर्पज़ क्या है कि हम कल्यूजन को निकाल सकें, दो या ज़्यादा अफराद का गठजोड़ निकाल सकें। सही। कोई भी सिस्टम जिसके अंदर अगर कंट्रोल किसी और शख्स के पास है और वोटर के पास नहीं है, उसके अंदर बेईमानी हो सकती है। तो अनफॉर्चुनेटली जो इंडियन बेस्ड डिज़ाइन है उसके अंदर ये होता है कि पोलिंग स्टेशन जो भी पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, वो डिसाइड करता है कि अब आप वोट डाल सकते हैं कि नहीं। वो 3 दफ़ा वोट डलवा दे, डल गया। तो अब आपके डिज़ाइन में ये फॉल्ट नहीं होनी चाहिए, आपका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि कोई तीसरा या दूसरा शख्स वो चीज़ कर ही ना सके, पावर उसके हाथ में ना। ठीक है। अब जैसे अमेरिका के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं, सारों ने अपने अपने मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए, जो भी इनके लॉस से, मगर आहिस्ता आहिस्ता उन सब का कंसेंसस निकल रहा है कि कोई भी सिस्टम ऐसा ना हो जिसके अंदर वोटर के अलावा किसी और के पास पावर हो। तो अब जो नया ट्रेंड निकला है, बाय द वे, ये कोरिया के अंदर इस तरह के सिस्टम ये 2005 से चल रहे हैं। अच्छा। तो वहां पे आप ये देखिए ना, तो आपने वो मॉडल फॉलो करना है जो कि एडवांस कंट्रीज में, और जिसमें आपको खुद नजर आ रहा है कि भाई ये चीज़ नहीं हो सकती, आपने अपनी भी वो इस्तेमाल करनी है ना। तो पहला सवाल ये, पहले सवाल का जवाब ये कि किन ममालिक में उसके और किस तरह के सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और नंबर 2 हो गया टेक्नोलॉजी की टाइप्स। देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज इट कैन बी डन। हमारा ये बिलीफ है कि हमें अपने प्रोसेस को चेंज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आपके हाथ के अंदर वोटिंग कार्ड है, जी जी, आपने अपनी आंखों से वोट देख लिया है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने अपनी आंखों से देखा है कि मैंने किसको लगाया है, स्क्रीन ने भी वो नोट किया, आपके पास भी वो है। अगर एक मॉडल ये है कि जी कट के अंदर चला जाए, आपने अगर अपने हाथ में नहीं लिया और वो काउंटिंग नहीं हुई ना, यू विल नेवर बिलीव कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने मेरा वोट रजिस्टर किया है
वो हो सकता है पीछे से चेंज कर दिया। बिल्कुल ठीक है। इस दौरान ज़रियाब भी आ चुकी हैं। एनीवे सर, थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे और आज हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक गुफ्तगू करते। लगता है ज़रियाब ने वोट कास्ट करने के बाद सोचा कि थोड़ा सा आराम करके आ जाओ। नहीं, मैं देखने गई थी बाहर के, कहीं कोई वोट कास्ट करने तो नहीं आया, शायद कोई एक दो बंदे आ गए, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि लोगों में इंटरेस्ट डेवलप होगा और लोग वेट करेंगे 2023 के इलेक्शन का कि कब वो इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल कर सके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आई होप कि ये जो नॉलेज है, जो अवेयरनेस है, इसको हम लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हुए हों। क्योंकि ज़ाहिर है हम सबका मकसद है क्या, मकसद ये है कि जब इंतखाबात हों, चूँकि इंतखाबात में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और ज़्यादा होप्स होती हैं, तो जब इंतखाबात हो जाते हैं तो फिर ये शोर होना कि धांधली हुई है, उससे और वक्त ज़ाया होता है, फिर हुकूमत को काम करने दिया नहीं जाता, सिर्फ शोर मचाया जाता है। तो इसलिए उस तरफ बढ़ा जा रहे हैं, वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इसका सेहरा इमरान खान साहब को जाता है, इसका सेहरा फवाद चौधरी साहब को जाता है, जिन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, अलॉन्ग विद ऑल द टीम्स जो इस पर काम करेंगे। इट्स नॉट जस्ट वन मॉडल, इट्स नॉट जस्ट वन मशीन, देयर आर सो मेनी अदर मॉडल्स एंड मशीन्स जिन पर काम हो रहा है। तो लेट्स सी जी आगे चल के हम क्या करते हैं। अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हम लोग हमारा इन्वायरमेंटल इशू के हवाले से होगा और हम इस पर देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान का माहौल जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान में कुछ अक़लियतें बसती हैं, क्योंकि माह आज़ादी का महीना है, तो हमें उन अक़लियतों की हुकूक का ख्याल रखना है, जिसके बारे में बार बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब बात करते हैं। और ये बात मैं आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज इंटरनेशनली वर्ल्ड माइनॉरिटी डे मनाया जा रहा है। आज जी नेशनल माइनॉरिटी डे है। ये जो झंडा जिस वक्त हमने भी लगाया है, ये झंडा, इसमें जो सफ़ेद रंग है, ये क्या बताता है? ये माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जब बात इस झंडे की है और बात माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन की है, तो बात ये भी है कि माइनॉरिटीज़ के क्या मसाइल हैं, बात ये भी है कि माइनॉरिटीज़ को क्या इश्यूज़ हैं, बात ये भी है कि गवर्नमेंट इसको किस तरीके से मैनेज कर रही है, बात ये भी है कि जो रेलिवेंट मिनिस्ट्री होती है वो कैसे इनको बेहतर बना रही है। आज नेशनल माइनॉरिटी डे 11 अगस्त, इसको यानी जो सेकंड वेडनेसडे होता है, सेकंड वीक का जो वेडनेसडे होता है वो होता है जी नेशनल माइनॉरिटी डे, नहीं अगस्त का, हम अगस्त के महीने की बात कर रहे हैं। शनीला रुत साहिबा ने आज हमें ज्वाइन किया है इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। शनीला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूं कि सबसे पहले मुझे ये बताएं कि माजी में और आज में कितना फ़र्क है, हमारी माइनॉरिटीज़ को जो दरपेश मुश्किलात थीं, जो चैलेंजेस थीं, किस हद तक उस पर काबू पाया गया है, किस हद तक उस पर काबू पाया गया है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज आपने मुझे इस शो में लिया, और ख़ास तौर पर आज के दिन जबकि 11 अगस्त 1947 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली दस्तूर साज असम्बली से ख़िताब किया और उन्होंने अक़लियतों के लिए ख़ुसूसी तौर पर पैगाम दिया, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आप सबको, पाकिस्तान को एक खुशहाल ममलकत बनने के लिए सबको मिलजुल कर रहना पड़ेगा। सब चाहे यहाँ पर आप आज़ाद हैं, आप इबादत के लिए मंदिरों में जाने में आज़ाद हैं, आप अपनी मस्जिदों में जाने में आज़ाद हैं, आप ममलकत पाकिस्तान में अपने अकीदे के मुताबिक अपने इबादत गाह में जाने में आज़ाद हैं। आप किसी मज़हब, फ़िरके या अकीदे से ताल्लुक़ रखते हों, अमूरे ममलकत को इससे कोई सरोकार नहीं होगा। ये जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक़्त ना सिर्फ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 को 11 अगस्त को ये बात कही, बल्कि उससे अगर हम पीछे जाएं तो 1940 में भी इसका जिक्र हुआ। जब लाहौर रेजोल्यूशन हुआ 1940 में, वहाँ पर भी ये एश्योरेंस दी गई कि माइनॉरिटीज़ को, अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ मिलेंगे, उनको बराबरी की प्रोटेक्शन मिलेगी, पॉलिटिकल हो या उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव या कल्चरल या रिलीजियस इश्यूज़ जो हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। इसी तरह से जब 1939 में कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली थी जिसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पास हुआ, उसमें भी अक़लियतों को ये गारंटी की गई। तो पाकिस्तान का जो आइन है वो भी हमें इसकी गारंटी करता है। आज पाकिस्तान की अक़लियतें जो हैं, बेशक हमारा जो हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये पूरी कोशिश, और वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विज़न को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ हैं, जिस तरह से
ہمارے آئین میں یا ہماری جتنی بھی ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے اقلیتوں کے ساتھ ان کی ہم پورا اتریں گے قائد اعظم کے کال کے مطابق، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح جو چاہتے تھے، جس قسم کا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، اقلیتوں کی ہم کیا بات کریں، یہاں پہ تو اکثریتوں کے ساتھ بھی جو سلوک ایک دوسرے کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے وہ بھی قائد اعظم کا ویژن نہیں تھا۔ قائد اعظم جو تھے وہ اس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے جہاں پہ سب لوگ، چاہے آپ مسلمان ہیں، چاہے آپ مسیحی ہیں یا ہندو ہیں یا کسی قائد بھی اعظم فرقے جس سے طرح ہیں۔ کا پاکستان چاہتے تھے، کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی اسی ویژن کی عکاسی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اسی ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو جس طرح سے پاکستان میں مائنورٹیز کا خیال رکھا جاتا ہے، بدقسمتی کے ساتھ دیگر ممالک میں بالخصوص ہمارے پڑوس ملک بھارت میں اس طرح کے حقوق مائنورٹیز کو، اقلیتوں کو حاصل نہیں ہے۔ کوشش کرتی ہے کہ مائنورٹیز کو، اقلیتوں کو برابری کے حقوق دیے جائیں، ان کے کوٹا کے حوالے سے، ان کی جابز کے حوالے سے، ان کی عبادت گاہوں کے حوالے سے، اور بہت سے اقدامات ہماری حکومت نے کیے ہیں، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں بہت کچھ کرنے کو باقی ہے۔ ہمیں رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی بہت سے چیلنجز ہیں جو ہمیں درپیش ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ رحیم یار خان میں جس بے دردی کے ساتھ مندر کو گرایا گیا، اس کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس کے اوپر ایک طرح سے بہت زیادہ جو ہے شدت پسندی کے ساتھ لوگوں نے اس پہ اٹیک کیا، میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی ایک پاکستان کے لیے بہت ہی ایک دردناک واقعہ تھا، جس کی پرائم منسٹر عمران خان نے بھی مذمت کی۔ انہوں نے فوری طور پر ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے جو مندر ہے اس کی جتنے بھی اخراجات ہیں انہوں نے کہا حکومت اس کو برداشت کرے گی۔ وہ جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کی بھی گرفتاریوں کے لیے انہوں نے حکم جاری کیا۔ میں وہاں پر گئی رحیم یار خان میں، میں بہت شکریہ شنیرہ صاحبہ وقت دینے کے لیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ بالکل آپ نے تعریف کی پرائم منسٹر پاکستان کے ویژن کی کہ اقلیتوں کو کس طرح سے حقوق یہاں پر میسر ہے، کہ دنیا کے حوالے سے بالخصوص پڑوس ملک بھارت کے حوالے سے دیکھیں تو اس طرح سے جو ہیں وہ لوگوں کو دستیاب نہیں ہوتے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور آگے چل کے کچھ ہمارے پاس مزید دیگر ٹاپکس ہیں، ان کو بھی ہم نے پروگرام کا حصہ بنانا ہے۔ ہم مینگرووز کی پروڈکشن کے حوالے سے بھی آج بات کرنے والے ہیں۔ بالکل جی، مینگرووز کے جنگلات کی بات کرتے ہیں، جو ساحلی پٹی ہے پاکستان کی، یوں تو بڑی خوبصورت یہ ساحلی پٹی ہے، اور یہاں پر جو مینگرووز کی سپیشیز ہیں، جب اس کی ہم بات کرتے ہیں، جب بات یہ ہو کہ مینگرووز کی سگنیفیکنس کیا ہے، جب بات یہ ہو کہ مینگرووز کی وجہ سے، یعنی جب مینگرووز ہوں اس کی وجہ سے فلڈز نہیں آتے، جہاں مینگرووز ہوتے ہیں وہاں پہ سی لائف بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ فشنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، جو کوسٹل ایریاز میں بسنے والے لوگ ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اس پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں کریک کے ایریاز ہوتے ہیں وہاں مینگرووز ہوتا ہے، کیاکنگ بھی ہوتی ہے، وہاں پر ایکو ٹورزم بھی ہوتا ہے، وہاں پر خوبصورت آپ ایک وقت گزار سکتے ہیں۔ پاکستان کا اگر میں ساحل اس کی بات کروں اور اسپیشلی اگر بلوچستان کی بات کروں تو سون میانی اس کا ذکر کر لیتے ہیں، بڑا پیارا یہ علاقہ ہے سون میانی، اور اس کی جو بیچ ہے ون آف دا موسٹ بیوٹیفل بیچ آئی مسٹ سے، صاف شفاف پانی، اس خوبصورت بیچ، اور وہاں جو مینگرووز کے جنگلات ہیں، جب اس کی ہم بات کریں تو عمران خان صاحب گزشتہ روز اسپیشلی لسبیلا گئے، سون میانی گئے، وہاں پر انہوں نے جا کر اس کے پودے لگائے، بالکل پودے لگائے ہیں، اور اسی بارے میں ایک ہم نے دلچسپ رپورٹ بھی آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے، ذرا وہ دیکھیں پھر اس کے بعد ہم ڈسکشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ موجودہ دور میں ماحولیاتی تبدیلی میں سب سے زیادہ سمندر کے محافظ مینگرووز کی اہمیت میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دنیا بھر میں پاکستان 7 ایسے ممالک میں شامل ہے جو مینگرووز جنگلات کا وسیع ذخیرہ رکھتے ہیں، تاہم درختوں کی کٹائی میں شجرکاری کی کمی کے باعث تیزی سے مینگروو درختوں کی کمی نے ماحولیات کو نقصان پہنچایا ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے 25% جنگلات کا ہونا لازمی ہے۔ انڈس ڈیلٹا 60 لاکھ ہیکٹرز پر پھیلا ہوا ہے، جس میں سے 1 لاکھ ہیکٹر سے زائد پر مینگرووز کے جنگلات ہیں۔ عالمی سطح پر ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کو سامنے رکھتے ہوئے نہ صرف ماحولیاتی آلودگی کے سدباب کے لیے اپنا کردار ادا کریں، بلکہ ایسی پالیسیاں بنائیں جن کی بدولت آنے والی نسلوں کو بہتر پاکستان دیا جا سکے۔ موجودہ دور میں ماحولیاتی تبدیلی
वतन अजीज के प्यारे शहीदों, तुम पे है लाखों सलाम, तुम पे है लाखों सलाम। वतन अजीज के प्यारे शहीदों, तुम पे है लाखों सलाम, तुम पे है लाखों सलाम। मिट जाएंगे, लिख जाएंगे खून से तेरा नाम, खून से तेरा नाम। दिल में है बस ये अरमान, तुझ पे हो जाए कुर्बान। जीवे 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 पाकिस्तान, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा है। ये पंजाब है, 5 सुहाने दरियाओं की सोहनी धरती, जिसमें इश्क छठा दरिया है। ये एक ख्वाब है, इस धरती के वारिस शाह ने हीर लिखी थी, और रांझे की बंसी ने लाखों दिल जीते। ये दाता की नगरी भी है, मीठे बोलों वाले दाता, जिनके दर से कोई सवाली खाली हाथ कभी नहीं जाता। इस धरती के लोग गजब हैं, प्यार की खातिर जान भी दे देते हैं हंसकर। जिंदा दिल हैं और हंसमुख हैं, यारों के सुख इनके सुख हैं, यारों के दुख इनके दुख हैं। इनकी महफिल खाने बिन पूरी नहीं होती। वेलकम तो वेलकम बैक। अच्छा सॉरी, मैंने सोचा था कि मैं वेलकम बैक कर लूंगी। एक ही बात है, आप करें या मैं करूं? बात तो एक ही है। ये सुबह पाकिस्तान का वेलकम है, ये सेट से आपको फिर से वेलकम है। ब्रेक पर जाने से पहले बात तो हम मैंग्रोव्स की करते, डिटेल से अभी बात करना बाकी है, लेकिन चूंकि आज 11 अगस्त, इससे पहले हमने जिस तरह शेयर किया 11 अगस्त नेशनल माइनॉरिटी डे, और इसी तरह 11 अगस्त पहले मैंने थोड़ा सा गलत आपको बता दिया था कि अगस्त का दूसरा जो बुध होता है, तो वो बेसिकली मैं बात करना चाहता हूँ वर्ल्ड कैलीग्राफी डे से मुतालिक, लेकिन हो जाता है। इसके लिए हमारी ऑडियंस हमें माफ कर देगी, अभी अच्छा। तो कर सकते हैं ना। तो जनाब आज वर्ल्ड कैलीग्राफी डे भी है। जब बात कैलीग्राफी की हो, ये बड़ा खूबसूरत आर्ट है, कुछ बच्चे इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, बड़े तो
इंटरेस्ट लेते ही लेते हैं। हैं। मेरी वाइफ बड़ी अच्छी कैलीग्राफी करती हैं, तो अच्छा। अक्सर आप मेरे घर जब आएंगे तो आपको दिखाऊंगा कि आपको तमाम वॉल्स पर नजर आएगा कि वो कैलीग्राफी। तो मेरे फिर प्रोड्यूसर प्रोग्राम साहब में ने कब कहा बुला रहे प्रोग्राम हैं? में हाँ, बुलाएं। वकास ने भी कहा है कि चलें, उनको ठीक प्रोग्राम है में जी, इंशाल्लाह बुलाएं। बुलाएंगे, बल्कि लाइव वो कैलीग्राफी इंशाल्लाह करेंगी। शी इज वेरी गुड इन दैट। और मुझे लगता है कि जो बड़े जब कोई चीज करते हैं ना दरियाब, तो बच्चे सीखते हैं। दैट इज द रीजन मेरी बेटी भी थोड़ी कोशिश करती है कैलीग्राफी जबरदस्त। करने आपने की। कभी वो कोशिश की है शोएब? यकीन करें मैंने कोशिश की थी और वो बुरी तरह से मैं नाकाम हुआ ये था। बिल्कुल वैसी ही कोशिश है कि जैसे मर्दों को कभी कह दिया जाए कि आज आप खाना घर पे बना लीजिएगा, तो वो जिस तरह से वो लगता है किचन का बुरा हाल, तो मेरे ख्याल से वही कैनवस का हाल हुआ होगा। आई एम अ वेरी गुड शेफ बाय द वे। अच्छा, सीरियसली? यस। चलें जी, हम बातों को कहां से कहां ले गए, बहुत सी बातें करेंगे बाकी हैं, लेकिन क्यों ना एक छोटी सी ब्रेक ले ली जाए। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक और चीज जरा हम अपने नाज़रीन को बता दें कि आज एक और इम्पॉर्टेंट डे है, और इस इम्पॉर्टेंट डे की मुनासबत ये है कि क्योंकि माह आज़ादी है, तो आज के दिन ही पाकिस्तान का जो झंडा है बिल्कुल वो अप्रूव हुआ था। मतलब यानी कि उसके अंदर क्या रेशियो होगी सफेद रंग की, क्या रेशियो होगा ग्रीन कलर का, उस पर मुकम्मल एक जो बहस थी वो अपने अंजाम को पहुंची थी कि किस तरह से इस झंडे में 2 रंगों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि न सिर्फ पाकिस्तानी कौम की आकाशी करेगा बल्कि मुस्लिम और जो दीगर माइनॉरिटी है, जो दीगर अकलियती बिरादरी है, जिसमें हिंदू लोग हैं, जिसमें सिख हैं, जिसमें क्रिश्चियंस है, कैथलिक कम्युनिटी है, इस तरह के लोगों को भी उस रंग के अंदर ढाल दिया। और ये जो चांद और सितारा है, इसकी बात भी करना बड़ी ज़रूरी है। ये बताता है तरक्की को, ये दिखाता है कि कैसे इल्म के ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वो यानी मुस्लिम कम्युनिटी, उसके साथ साथ माइनॉरिटीज़, तरक्की, इल्म, किस तरह से पाकिस्तान ने बढ़ने आगे, सब ये झंडा बताता है। इसलिए जब झंडा हम यहाँ पर लगाते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमने एक जिम्मेदारी के साथ साथ आगे बढ़ने की जो एक कोशिश है वो जारी रखनी है। अब आगे बढ़ने से पहले ब्रेक ले लूं? बिल्कुल ले लें, लेकिन इस शेर के साथ, इस पर इकबाल कह चुके हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पर जो डालते हैं कमन। तो ये वही सितारे हैं जो कि तरक्की की तरफ हमें लेकर जाते हैं। अब एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन वो ब्रेक होगी न्यूज़ ब्रेक की। न्यूज़ स्टूडियो चलते हैं, वहां पर हेडलाइंस हैं, हमारे एंकर्स वहां पर बैठे हैं, तो हेडलाइंस की तरफ बढ़ते हैं।